नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। साल 2025 भारत के लिए केवल एक कैलेंडर वर्ष नहीं रहा, वह एक आईना बन गया जिसमें देश ने खुद को बहुत करीब से देखा। यह साल किसी युद्ध, महामारी या सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि एक नाम के इर्द गिर्द घूमते सवालों के लिए याद किया जाएगा। यह नाम किसी नेता का नहीं था, न किसी आंदोलन का, बल्कि एक कारोबारी पहचान का था, अडानी। जी हाँ, यह नाम उस वर्ष हर उस जगह मौजूद था जहां सत्ता, पूंजी, नीति और जनता के बीच कोई टकराव पैदा हुआ। यह संयोग नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया का परिणाम था जो वर्षों से भीतर ही भीतर पक रही थी। साल की शुरुआत संसद से हुई, जहां शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने बार बार यह प्रश्न उठाया कि क्या भारत में आर्थिक शक्ति अब कुछ गिने चुने कॉरपोरेट समूहों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। सवाल केवल अडानी समूह का नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था का था जिसमें नीति, नियामक संस्थाएं और पूंजी एक ही दिशा में बहती दिखाई देती है। सत्ता पक्ष ने इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया, लेकिन बहस यही खत्म नहीं हुई। संसद के बाहर यह बहस सड़क पर आ गई, कई विश्वविद्यालयों तक पहुंची, सोशल मीडिया पर फैल गई और धीरे धीरे आम नागरिक की बातचीत का हिस्सा बन गई। जनवरी और फरवरी के महीने में जब संसद के भीतर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, उसी समय अदालतों में याचिकाएं दाखिल हो रही थी। न्यायपालिका ने संयम बरता, पर उसकी टिप्पणियां यह संकेत देती रही कि सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है। यह दौर ऐसा था जब देश में एक अजीब सा द्वंद्व दिखने लगा। एक ओर तेज विकास का दावा, दूसरी ओर उस विकास की कीमत को लेकर असहजता। शेयर बाजार इस मनोदशा का सबसे संवेदनशील संकेतक बन गया। कभी अचानक गिरावट, कभी तेज उछाल। निवेशक दुविधा में थे, विश्लेषक सतर्क थे और आम नागरिक भ्रमित। मार्च आते आते बहस का स्वर बदलने लगा। अब बात सिर्फ आर्थिक नहीं रही। लोग पूछने लगे कि क्या लोकतंत्र में किसी भी ताकत का इतना केंद्रीकरण स्वस्थ है? क्या संस्थाएं पर्याप्त रूप से स्वतंत्र हैं? क्या नियामक निकाय वास्तव में स्वायत्त हैं या वे भी किसी दबाव में काम कर रहे हैं? यह सवाल केवल विपक्ष नहीं पूछ रहा था, बल्कि वही लोग भी कर रहे थे जो खुद को राजनीतिक रूप से तटस्थ मानते थे। यही वह बिंदु था जहां अडानी का नाम एक व्यक्ति या समूह से निकलकर एक प्रतीक बन गया। एक प्रतीक उस व्यवस्था का जिसमें विकास और प्रभाव एक दूसरे से गुथते चले गए। अप्रैल और मई आते आते बहस का दायरा अंतर्राष्ट्रीय हो गया। विदेशी मीडिया, निवेशक और विश्लेषक भारत की ओर देखने लगे। कुछ ने भारत को उभरती शक्ति बताया, जहां घरेलू पूंजी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही है। कुछ ने चेतावनी दी कि अत्यधिक केंद्रीकरण अंततः जोखिम पैदा करता है। भारत सरकार ने साफ किया कि देश की नीतियां संप्रभु हैं और किसी बाहरी मूल्यांकन से तय नहीं होंगी। लेकिन यह भी सच था, यह भारत की आंतरिक बहस वैश्विक मंचों पर गूंजने लगी थी। इसी बीच पर्यावरण का मुद्दा और गहराया। जिन क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे, वहां स्थानीय समुदायों की चिंताएं सतह पर आने लगी। जमीन, जंगल, जल और आजीविका के सवाल उठे। सरकार का तर्क था कि विकास के बिना गरीबी नहीं मिटेगी, जबकि विरोध करने वालों का कहना था कि विकास का अर्थ विनाश नहीं हो सकता। यह टकराव नया नहीं था, लेकिन इस बार उसका पैमाना बड़ा था, क्योंकि दांव पर सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि पूरे विकास मॉडल की दिशा थी। और दूसरी ओर गरीबी नहीं, गरीब थे। जून और जुलाई में यह साफ होने लगा कि अडानी अब केवल एक कारोबारी नाम नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन चुका था। समर्थकों के लिए राष्ट्रीय विकास का, आलोचकों के लिए सत्ता के केंद्रीकरण का। यही कारण था कि हर बहस अंततः उसी बिंदु पर लौट आती। संसद में, सड़कों पर, स्टूडियो में और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या भारत का भविष्य कुछ गिने चुने हाथों में सिमटता जा रहा है? मीडिया की भूमिका भी इस दौर में कटघरे में आई। कुछ चैनलों ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा, कुछ ने सवाल उठाए और कुछ ने शोर को ही खबर बना दिया। पत्रकारिता और प्रचार के बीच की रेखा धुंधली होती चली गई। आम दर्शक के लिए यह तय करना कठिन हो गया कि सूचना कहाँ खत्म होती है और प्रभाव कहाँ शुरू होता है। साल के अंत में यह साफ हो गया कि अडानी के नाम से जुड़ी बहस अब किसी एक घटना पर आधारित नहीं है। यह बहस सत्ता, पूंजी और लोकतंत्र के रिश्ते की है। यह इस सवाल की भी है कि क्या भारत अपने विकास मॉडल को आत्मसात करते हुए आलोचना को भी स्थान दे पाएगा? क्या संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि वे व्यक्ति या समूह से ऊपर उठकर काम कर सकें? वर्ष के अंत तक आते आते तस्वीर कुछ साफ हुई, लेकिन पूरी नहीं। अडानी समूह अपने विस्तार पथ पर बना रहा, परियोजनाएं चली, निवेश आए और बाजार ने धीरे धीरे स्थिरता पकड़ी। लेकिन साथ ही यह भी साफ हो गया कि देश में एक बड़ा वर्ग अब सवाल पूछने लगा है, और यह सवाल केवल किसी एक उद्योगपति से नहीं,
बल्कि पूरी व्यवस्था से है। 2025 इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि इस साल भारत ने खुद से कुछ असहज प्रश्न पूछे। यह साल किसी फैसले का नहीं बल्कि आत्ममंथन का था। अडानी इस कहानी के केंद्र में थे, लेकिन कहानी उनसे कहीं बड़ी थी। यह उस लोकतंत्र की कहानी थी जो तेजी से आगे बढ़ते हुए यह समझने की कोशिश कर रहा था कि गति और संतुलन के बीच की रेखा कहाँ खींची जाए। आने वाले वर्षों में इतिहास शायद यही लिखेगा कि 2025 वह साल था जब भारत ने खुद से पूछा, क्या विकास का रास्ता वही है जिस पर हम दौड़ रहे हैं, या हमें रुककर यह देखना चाहिए कि मंजिल सच में वही है जिसे हम पाना चाहते हैं। अडानी सड़क, संसद, स्टूडियो, सोशल मीडिया और 7 समंदर पार तक हमेशा एक ऐसे साए के रूप में 2025 के साथ लगा रहा जो शायद आने वाले इतिहास में अपने अलग पन्ने नहीं, अपनी अलग किताब बना गया है। अगर आपको लगता है कि न्यूज़ ट्रे की यह बातचीत आपके किसी काम की है तो आप अपनी बात जरूर लिखें, क्योंकि नाम का विरोध, काम का विरोध और सत्ता सियासत के अपने इस पुरजोर, ताबड़तोड़ हमले और संस्थाओं की बनी बनाई रसूख और व्यवस्था को तोड़ने और निपटाने का यह साल हर तरीके से विरोध कर रहा है। तो आप भी विरोध कीजिए या समर्थन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।